हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो दोस्तों आज हम एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे महाजनपद काल की कि महाजनपद काल का समय दोस्तों क्या था, कैसे इसका उदय हुआ, कितने इसके अंदर राज्य थे, इसका टाइम पीरियड क्या था। दोस्तों बहुत से क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं महाजनपद काल से। जैसे मगध हो गया, सबसे शक्तिशाली कौन सा राज्य था, क्या उनकी राजधानी थी, इनसे संबंधित दोस्तों बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों महाजनपद काल का मतलब क्या है कि प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे, क्या कहते थे, महाजनपद। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहते थे, महाजनपद कहते थे। उत्तर वैदिक काल के बाद में दोस्तों किसका उदय हुआ था, महाजनपद काल का। किसका हुआ था, महाजनपद काल का। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों महाजनपद का उल्लेख हुआ है। आइए देखते हैं अब इसका टाइम पीरियड क्या था। महाजनपद काल का दोस्तों टाइम पीरियड क्या था। इसका टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। किसका टाइम पीरियड माना जाता है, महाजनपद का। 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व दोस्तों महाजनपद का समय माना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों कि 6ठी और 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक भारतीय इतिहास में दोस्तों एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है। कौन सी शताब्दी दोस्तों, 5वीं और 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद दोस्तों भारत के पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलनों, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ, इनका भी उदय हुआ। किन किन का, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों का भी उदय हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। जैसे कि आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इनके बारे में दोस्तों अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। किनमें, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में। यद्यपि दोस्तों कुल 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, परंतु ये नामकरण इनका अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये अंतर दोस्तों भिन्न भिन्न समय पर राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ था। राजनीतिक स्थितियों के बदलने के कारण दोस्तों ऐसा हुआ था। क्योंकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, लोहे का विकास हो गया था। किसका, लोहे का विकास हो गया था। उस लोहे की खोज हो चुकी थी, जिससे क्या हो गया था कि कृषि करने में और भी आसानी हो गई थी, और लोग क्या करने लगे थे, स्थायी जीवन जीने लग गए थे। तो लोहे की दोस्तों अपने आप में उत्तर वैदिक काल में बहुत अहम भूमिका थी। इसके कारण क्या हुआ, कृषि में भी सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त इन सूचियों के निर्माताओं की जानकारी भी उनकी भौगोलिक स्थिति से अलग हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों, उनकी भौगोलिक स्थिति से अलग हो सकती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है, 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। किसमें, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब हम दोस्तों आपको बताएंगे कि वह 16 महाजनपद कौन से थे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों, जैसे कि पहला दे दिया आपको अंग, कौन सा है, अंग, और दूसरा अस्मक, तीसरा था अवंती, 4th नंबर का था चेदी, फिर था गांधार, इसके बाद में था काशी, फिर था काम्बोज, और फिर था कौशल, फिर कुरु, इसके बाद में मगध, इसके बाद में मल और मत्स्य, फिर था पांचाल, और इसके बाद सूरसेन।
इसके बाद में वज्जी और लास्ट में वत्स। ये दोस्तों टोटल 16 महाजनपद थे। इनके बारे में दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी नदी किनारे थे तथा कौन कौन से प्राचीन काल में दोस्तों इनका वर्णन हमें मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले से, जैसा कि पहला आपको दिखाई दे रहा है अवंती। ठीक है दोस्तों, अवंती के बारे में अभी हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आधुनिक मालवा ही दोस्तों, आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। फिलहाल का दोस्तों मालवा प्राचीन काल की क्या है, अवंती से जाना जाता था। इसके दो भाग थे, कौन सा, एक तो उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की दोस्तों राजधानी क्या थी, उज्जैनी। बहुत बार पूछा जाता है कि अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। इसमें पूछ लिया जाए उत्तरी अवंती की तो ये थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की तो ये थी महिष्मती। क्या थी दोस्तों, महिष्मती। प्राचीन काल में यहाँ है वंश का शासन था। किसका था दोस्तों, है वंश का शासन था, जो किसका क्षेत्र था, गुजरात का। ठीक है, अवंती दोस्तों इसके दो क्षेत्र थे, कौन कौन से, एक तो उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। दोनों की आपको राजधानी बता दी, एक की क्या थी उज्जैनी और दूसरे की दक्षिणी की क्या थी महिष्मती। और ये कहाँ का क्षेत्र था दोस्तों, गुजरात का। और यहाँ पर शासन किसका था, है वंश का। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अस्मक या अस्मक की। ठीक है, अस्मक या अस्सक भी बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अस्मक के बारे में अब हम जानते हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, किसका दोस्तों, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में अवस्थित था। कहाँ पर था दोस्तों, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में अवस्थित। इस प्रदेश की राजधानी क्या थी, पोतन। अगर पूछ लिया जाए अस्मक की राजधानी क्या थी तो ये थी दोस्तों पोतन। ठीक है, और पूछ लिया जाए कहाँ पर बसा था तो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में यह अवस्थित था। ठीक है, इस राज्य के दोस्तों राजा कौन थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। इस राज्य के जो राजा थे वो किस वंश के थे दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ दोस्तों निरंतर संघर्ष चलता रहता था। क्या था दोस्तों कि इसका अवंती राज्य के साथ लगातार क्या होता था, संघर्ष चलता रहता था, यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे ये राज्य अवंती के अधीन हो गए। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि धीरे धीरे ये राज्य अस्मक किसके अधीन हो गया, अवंती के अधीन हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अंग की। किसके बारे में, अंग की। यह जो है दोस्तों मगध के पूर्व में स्थित था। कहाँ पर था, मगध के पूर्व में कौन सा राज्य था, अंग। ठीक है, वर्तमान के दोस्तों बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले, कौन सा, भागलपुर जिले, इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। क्या थी, चंपा राजधानी दोस्तों उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से क्या थी, एक थी। मगध के साथ हमेशा इसका क्या होता था, संघर्ष चलता रहता था। और अंत में दोस्तों मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने अंदर मिला लिया तथा इसकी राजधानी क्या हो गई, चंपा हो गई थी। अंग की राजधानी पूछ लिया जाए क्या है दोस्तों, तो ये है चंपा। ठीक है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कंबोज की। किसकी, कंबोज की। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। क्या था दोस्तों, गांधार जो है कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। उसके दोस्तों पश्चिमी बदखसा प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। क्या था, उसके पश्चिम का जो बदखसा प्रदेश था वह क्या कहलाता, कंबोज महाजनपद कहलाता था। और दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, हाटक या राजापुर। हाटक या राजापुर इसकी क्या थी, राजधानी थी। वन लाइनर में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, कंबोज की राजधानी क्या थी, तो हाटक या राजापुर। क्या थी, हाटक या राजापुर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों काशी की। किसकी, काशी की। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, वाराणसी। क्या थी इसकी राजधानी, वाराणसी। ठीक है, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। वाराणसी दोस्तों
जो काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये कहाँ पर बसी थी? वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। कौन सा था? वाराणसी व आसपास के क्षेत्र जो इसमें सम्मिलित थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनके पिता दोस्तों कौन थे? अश्वसेन, ये क्या थे? काशी के राजा थे। अगर पूछ लिया जाए काशी के राजा कौन थे, तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन क्या थे? काशी के राजा थे। इसका कौशल राजा के साथ दोस्तों क्या चलता रहता था? संघर्ष लगातार चलता रहता था। और दोस्तों गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी भी थी ये। ठीक है, तो पूछ लिया जाए काशी की राजधानी क्या है, तो ये है वाराणसी। किन नदियों के बीच में बसी थी? तो वरुणा और असी नदियों के संगम पर ये बसी थी। इसके बाद में आता है दोस्तों कुरु। कौन सा आता है? कुरु। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। कुरु का दोस्तों आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश इसमें शामिल था। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार दोस्तों यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? इक्ष्वाकु नामक राजा का। जातक कथाओं में सुतसोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कौन कौन से थे दोस्तों? कुरु के 3 राजा थे। एक तो थे सुतसोम, दूसरे थे कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने जाते थे। फिर है दोस्तों कुरु धम्मजातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्यवती बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे। यहाँ के राजाओं का दोस्तों बर्ताव भी क्या था? अच्छा था, जिसके कारण दूसरे राष्ट्रों के लोग क्या करते थे? उनसे धर्म सीखने के लिए यहाँ पर आते थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कुरु की राजधानी क्या है दोस्तों? ये है इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और ये कहाँ पर बसा था? दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश इसमें शामिल था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कौशल की। किसकी? कौशल की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसकी दोस्तों प्रथम राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। कौशल की प्रथम राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। और दूसरी श्रावस्ती। दूसरी राजधानी पूछ लिया जाए तो ये थी श्रावस्ती। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में 12 नरसिंहों कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में 12 सिंहों कहा गया है। ठीक है, उसी ने दोस्तों काशी को जीत कर किसमें मिला लिया था? कौशल में मिला लिया था। ठीक है, कौशल देश के राजा कौन थे दोस्तों? तो ये थे प्रसेनजित। कौन थे? कौशल देश के राजा कौन थे दोस्तों? पूछ लिया जाए तो ये थे प्रसेनजित। ठीक है, ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके बारे में? कौशल के बारे में। अब हम बात करेंगे गांधार की। किसकी दोस्तों? गांधार की। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कौन कौन सा? पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग इसमें शामिल था। अगर पूछ लिया जाए कि गांधार में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो ये था पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, कश्मीर का कुछ भाग भी इसमें शामिल था। और गांधार की राजधानी पूछ लिया जाए तो ये क्या थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसे दोस्तों आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते थे, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। ठीक है, कुछ गलतफहमी के हिसाब से क्या करते थे? इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती लोग कर देते, जो कि वास्तव में ये इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण की तरफ में स्थित था। तो दोस्तों गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और ये कहाँ पर स्थित थी? पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कुछ कश्मीर का भाग इसमें शामिल था। अब बात करते हैं दोस्तों चेदी की। वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका। कौन सा दोस्तों? वर्तमान में जो बुंदेलखंड का इलाका है वो क्या थी? चेदी उस समय का इलाका था। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? शक्तिमती थी। राजधानी क्या थी इसकी? शक्तिमती।
चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। इस राज्य का उल्लेख दोस्तों महाभारत में भी मिला है। क्या है? चेदी का उल्लेख दोस्तों महाभारत में भी मिला है। शिशुपाल यहाँ का क्या था दोस्तों? राजा था। राजा कौन था यहाँ का? शिशुपाल। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों वज्जी या व्रज्जी की। ठीक है। यह 8 गणतांत्रिक गणराज्यों कुलों का क्या था? एक संघ था, जो कि उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था। कहाँ पर था? गंगा के उत्तर में अवस्थित था, तथा इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या थी दोस्तों? वैशाली। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित हैं। अगर अभी वर्तमान में पूछ लिया जाए तो इसके कौन कौन से जिले शामिल हैं? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर के जिले सम्मिलित हैं। 8 गणतांत्रिक गणतंत्र कुलों का ये क्या था दोस्तों? एक संघ था, जो कहाँ पर था? उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये थी वैशाली। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट यही क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं वत्स या वंश की। वत्स या वंश। ठीक है। आधुनिक में दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास केंद्रित था। क्या था? वत्स जो है अभी वर्तमान में अगर मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उसके आसपास क्या था? वत्स, वहीं पर ये उपस्थित था। पुराणों के अनुसार दोस्तों राजा निक्ष्को ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्यवंश की क्या की थी? स्थापना की थी। जब हस्तिनापुर राज्य का दोस्तों पतन हो गया था, तब क्या था? इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था, तब क्या किया गया था? वत्स या वंश की स्थापना की गई थी। और वत्स की अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या है दोस्तों? यह है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? वत्स या वंश की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनकी राजधानी हर बार पेपर में रिपीट होती रहती हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों पांचाल। कौन सा है? पांचाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पांचाल की 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी इसकी? 2 शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? अहिच्छत्र। और दक्षिणी क्या थी? काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य। मध्य दोआब क्षेत्र चुलानी ब्रह्मादत्त पांचाल देश का एक क्या था दोस्तों? महान शासक था। पांचाल का अगर महान शासक पूछ लिया जाए तो कौन था? चुलानी ब्रह्मादत्त। और दोस्तों इसकी क्या थी? 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो कौन सी थी? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की तो ये थी काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मगध की, जो कि सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। ठीक है। मगध दोस्तों महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिलों में स्थित था। कहाँ पर था? इसकी अगर राजधानी पूछ लिया जाए दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ लिया जाए तो कौन सी थी? राजगीर, जो कि दोस्तों चारों तरफ से क्या थी? पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिवज्र के नाम से जाने जाती थी। एक तो थी राजगीर और दूसरे किस नाम से जानी जाती थी? गिरिवज्र। दोस्तों चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण इसको कई सुविधाएं उपलब्ध थी। कोई भी इस पर बाह्य आक्रमण नहीं कर सकता था। बहुत सी सुविधाएं इसे इस तरह से मिल गई थी प्रकृति से ही। ठीक है। मगध दोस्तों अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है। और मगध की स्थापना दोस्तों किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। किसने की थी मगध की स्थापना? बृहद्रथ ने। अगर पूछ लिया जाए मगध की स्थापना किसने की, तो ये की थी बृहद्रथ ने। और बृहद्रथ के बाद में दोस्तों जरासंध यहाँ का क्या बन गया? शासक बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों इसे क्या कहा गया है? किक्कट कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसे क्या कहा गया है? किक्कट। ठीक है। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है। कौन सा? मगध। इस पर दोस्तों किसका शासन था? इस पर हर्यक नंद मौर्य आदि ने शासन किया था। किसने किया था? हर्यक नंद मौर्य आदि ने शासन किया था। भविष्य में जाकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया। बाद में क्या किया दोस्तों?
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा दिया? धनानंद को, और वह मगध का प्रतापी शासक बन गया है। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ 16 महाजनपदों के ऊपर ही बात करेंगे कि इनकी राजधानी क्या थी, किस नदी के किनारे बसे थे, कौन सा शक्तिशाली था। ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों मत्स्य या मत्स्य। कौन सा? मत्स्य या मत्स्य। इसमें दोस्तों राजस्थान के अलवर, कौन से? राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। कौन से जिले इसमें शामिल थे दोस्तों? तो अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले इसके अंदर शामिल थे। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार भी थे। क्या थे? यहाँ के लोग भी बहुत ईमानदार थे। मत्स्य की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो क्या थी दोस्तों? विराटनगर। और राजस्थान के कितने क्षेत्र इसमें शामिल थे? 3। कौन से थे? अलवर, भरतपुर और जयपुर। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मल्ल की। किसकी? मल्ल की। यह भी एक गणसंघ गणतंत्र था दोस्तों। क्या था? यह भी एक गणतंत्र था और गोरखपुर के आसपास में था। किसके? गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र था। मल्लों की दोस्तों 2 शाखाएं थी। कितनी थी? मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी थी कुशीनारा और दूसरे की, जो अभी वर्तमान में है, कुशीनगर। और दूसरे की राजधानी क्या है दोस्तों? पावा या पऊ थी, जो वर्तमान में क्या है? फाजिल नगर। क्या है? फाजिल नगर। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि मल्ल की राजधानी क्या थी, तो एक तो इसकी राजधानी थी कुशीनारा, जो कि वर्तमान में कुशीनगर है, और दूसरी राजधानी क्या थी? पावा या पऊ, जो कि वर्तमान में फाजिल नगर है। ठीक है। और ये कहाँ का क्षेत्र था? गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अब सूरसेन। किसकी? सूरसेन की। ठीक है। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी मथुरा। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का क्या था? राजा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ का राजा कौन था दोस्तों? अवंती पुत्र यहाँ का क्या था? राजा था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। अपने ज्ञान और बुद्धि के वैभव के कारण यह नगर दोस्तों अत्यंत प्रसिद्ध हो गया था। क्या हो गया था? अपने ज्ञान एवं बुद्धि के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध हो गया था। अगर पूछ लिया जाए सूरसेन की राजधानी क्या थी, तो मथुरा। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का क्या था? राजा था। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भारत में दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन कितने जगह होता था? 4 जगह पर। कौन कौन से स्थान थे वो? एक तो था हरिद्वार, जो कि कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे। दूसरा था प्रयागराज, ये कहाँ पर है? त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। तीसरा था दोस्तों उज्जैन, जो कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे। चौथा था नासिक, ये कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे। ये थे दोस्तों कुल 4 क्षेत्र भारत में जहाँ पर क्या होता था? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता था। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ इनके बारे में, सत्ता संघर्ष के बारे में, कि इनकी सत्ता किस किस के हाथ में रही, कितना इनके बीच में संघर्ष रहा। ठीक है। तो दोस्तों 6वीं ईस्वी पूर्व जिन 4 महत्वपूर्ण राज्यों ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी वह कौन कौन से थे? उनके नाम थे दोस्तों मगध के हर्यक और कौशल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के परदोत। हर्यक दोस्तों एक ऐसा वंश था जिसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार द्वारा मगध में की गई थी। हर्यक एक ऐसा वंश था दोस्तों जिसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, और मगध में की गई थी। और दोस्तों जो 4 महत्वपूर्ण राजा थे जो कि जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की वो कौन कौन से थे? ये थे मगध के हर्यक और कौशल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के परगोत। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कि उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी प्रशासन तथा राजकाज संभालने में क्या रहे? असक्षम रहे। तथा इनके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश का क्या हो गया? उदय हुआ। शिशुनाग के पुत्र दोस्तों कौन थे? कालाशोक।
के बाद में महापद्मानंद का नाम व्यक्ति सत्ता पर कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है? काला अशोक के बाद में दोस्तों महापद्मानंद नाम का व्यक्ति सत्ता पर कब्जा कर लेता है। उसने मगध की श्रेष्ठता को और ऊंचा बना दिया। मगध एक तो पहले से ही शक्तिशाली राज्य था, जिसे प्रकृति से भी क्या थी दोस्तों, बहुत सी सुविधाएं प्राप्त थी। चारों तरफ से क्या था? पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो उसने दोस्तों क्या किया? मगध की श्रेष्ठता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। किसके बल पर? अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर। महाजनपद काल का दोस्तों सबसे बड़ा साम्राज्य उसके बाद में उभर कर सामने आया, वो कौन सा था? मगध का। कौन था? मगध था। तो ये थे दोस्तों 16 इम्पोर्टेंट महाजनपद, जिनके बारे में पेपर में हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी राजधानी पूछी जाती है, कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, ये पूछे जाते हैं। बार बार दोस्तों ये रिपीट होते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए। और अब दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो ये थे दोस्तों अंग, अस्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, वज्जी और वत्स। तो ये थे दोस्तों टोटल 16 इम्पोर्टेंट महाजनपद, जिनके बारे में पेपर में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो प्लीज़ बिना स्किप के ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दें, क्योंकि बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए सभी पॉइंट्स आपको लगातार कंटिन्यू करवाए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।